रहमान अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम द लॉ शो के साथ ज़ाकिर ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछले तकरीबन 3 हफ्ते से मैं नहीं था अवेलेबल, तो जिसकी वजह से आपको शायद आपने रिपीट प्रोग्राम्स देखे हों हर ट्यूसडे को मेरे, लेकिन इंशाल्लाह इट्स बैक टू नॉर्मल। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा ये लाइव प्रोग्राम होता है जिसमें आपके किसी तरह भी यहाँ पे यूके में रहते हुए कोई कानूनी मसला है तो इस प्रोग्राम में आप हमें कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा हमेशा की तरह कि आपको आपके सवालों के जवाब दे सकूं और आपको गाइड कर सकूं। ज़्यादातर जो हमारे जो कॉल्स रिसीव होती हैं वो यूके इमिग्रेशन से मुतल्लिक होती हैं। तो जैसा कि मैंने कहा है, अगर आपके किसी किस्म के कोई कानूनी मसाइल हैं यूके में तो आप इस प्रोग्राम में हमें कॉल करके बात कर सकते हैं। आपका मैं आपको मतलब सवाल का जवाब इन डिटेल तो नहीं दे सकता, वक्त मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता, लेकिन मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। और हमेशा की तरह मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब आपकी मुझसे बात हो जाती है तो चूँकि मुझे वक्त इजाज़त नहीं देता कि आपसे आपका केस डिटेल में डिस्कस कर सकूँ, तो इसलिए इस प्रोग्राम में इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ मुझसे बात करने के बाद आप अपना केस से रिलेटेड कोई भी अगला स्टेप उठाने से पहले किसी भी वकील के पास जाके डिटेल में अपना केस ज़रूर डिस्कस कर लिया करें। नाज़रीन, स्क्रीन पे हमारा जो स्टूडियो का नंबर है, ये नंबर आ रहा होगा। इसी नंबर पे आप हमें कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। और जो है कॉल्स लेने से पहले मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि जिन नाज़रीन ने ईद मनाई है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज यहाँ पे यूके में ईद का दूसरा दिन है, लेकिन पाकिस्तान में आज पहला दिन है, तो तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो जैसा कि मैंने कहा है, स्क्रीन पे हमारा स्टूडियो का नंबर आ रहा है, इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। जब भी आपकी कॉल थ्रू होती है इस प्रोग्राम में, जब मुझसे आप बात करते हैं, तो बराह मेहरबानी अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स हम ले सकें इस दौरानिया में, 1 घंटे का जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉल्स ले सकें। तो अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रोग्राम से मतलब अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा होगा। वक्तन फ़वक्तन जो इमिग्रेशन कवानीन से मुतल्लिक जो अपडेट्स आती हैं यूके में, जो वक्तन फ़वक्तन नई डेवलपमेंट्स होती हैं, तो मैं वो भी आपको बताता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं ये ट्रेंड जारी रखूँगा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ अपने कॉलर से करते हैं और देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी, मैं उमर बात कर रहा हूँ यूके लंदन से। जी उमर साहब, बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी, मैं जो छोटे छोटे सवाल हैं आपसे, पहले जो ये कि मैं यहाँ पे इंटरप्रेन्योर T1 वीज़े पे हूँ। जी जी। मेरी एक्सटेंशन जो है वो नेक्स्ट ईयर ड्यू है सितंबर में, तो मेरे पास 1 साल है अभी। जी मैं जी। आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आगे मैंने सुना है कि वो इंटरव्यूज के लिए भी कॉल कर रहे हैं आजकल जो एक्सटेंशन के लिए। जी जी। तो मैं चाह रहा था कि मेरी वाइफ यहाँ डिपेंडेंट है मेरे उसमें वीज़े में, मतलब के तो हमारे बच्चे नहीं यहाँ पे, तो इस तरह पॉसिबल है कि वो पाकिस्तान जाए फिर वहाँ से स्टूडेंट बन जाए, क्योंकि उन्होंने आइल्स तो किया हुआ है कि वहाँ से आगे स्टूडेंट बन जाए, तो यहाँ पर मैं उनका डिपेंडेंट बन जाऊँ यहाँ पे एक्सटेंशन के लिए आगे। जी जी। देखें, बिल्कुल ये पॉसिबल है कि वो पाकिस्तान जाके स्टूडेंट वीज़ा जो है वो अप्लाई करें। अगर वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगी तो उनको स्टूडेंट वीज़ा T4 वीज़ा जो है मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से शायद आप स्विच ना कर सकें एज ए डिपेंडेंट, आपको भी पाकिस्तान जाके वहाँ से डिपेंडेंट वीज़ा लेना पड़े शायद। तो इसमें कोई है एंटरप्रेन्योर में ऐसे कोई आगे, तो मैं किसी और कैटेगरी में सोच जाऊँ यहाँ पे रहते हुए यूके में, ये पॉसिबल है? आप बिल्कुल पॉसिबल मुख्तलिफ। तो आपका अभी जो वीज़ा साल का रहता है? जी, मेरा तकरीबन साल से कम वीज़ा रह गया, 9 महीने का। अच्छा, देखिए, मुख्तलिफ किसी भी आप पॉइंट बेस्ड सिस्टम कैटेगरी में स्विच कर सकते हैं यहाँ पे रहते हुए, एज़ लॉन्ग एज़ आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हो। तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, सर्कमस्टांसेस पे, लेकिन जो भी आपकी PBS जो कोई दूसरी कैटेगरीज हैं आप उसमें स्विच कर सकते हैं एज़ लॉन्ग एज़ आप उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर रहे हो। तो मेरा मशवरा ये है कि बेहतर है आप किसी वकील से जाके डिटेल में अपना केस डिस्कस करें, ताकि वो आपको आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से सही तरीके से गाइड कर सकें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो
हेलो। हेलो। जी हेलो। यस। यस, योर कॉल इज थ्रू। कौन सा बोल रहे हैं? हेलो, मैं इलियास बोल रहा हूँ। मुझे एक क्वेश्चन क्यूरी है कि जी जी। मैंने अभी तीन तीन मंथ पहले एप्लीकेशन डाली थी एक्सटेंशन के लिए। किसकी ह्यूमन एप्लीकेशन राइट्स डाली थी आपने? मुझे 2.5 बर्स की वीजा मिली थी, लीव टू रिमेन। स्पाउस वीजा? नो नो, इज लीव टू रिमेन 10 ईयर बेस के ऊपर। ठीक है। तो मैंने वो एप्लीकेशन तो राइट टाइम पे 28 डेज बिफोर कर दी थी, लेकिन वो मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे वो लोगों ने लेटर लिखा है कि मेरा राइट टू वर्क है। तो मेरा राइट टू वर्क है। जब आपने एप्लीकेशन की थी तो ऑब्वियसली आपने वीज़ा ख़त्म होने से पहले एप्लीकेशन की थी। आपके पास उससे पहले कौन सा वीज़ा था? लीव टू रिमेन। नहीं, लीव टू रिमेन किस बेसिस पे था? आपके पास क्या था? FLRO एप्लीकेशन की थी। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जब आपका वीज़ा था, एप्लीकेशन जब डाली थी उस वक्त आपके पास कौन सा वीज़ा था? जब पहले पहले जब मैंने डाली थी तब मैं ऐसे ही रह रहा था। फिर मेरे बच्चों के बेस के ऊपर, मेरे वाइफ के बेस के ऊपर मैंने एप्लीकेशन की। तो आपका पास कोई वीज़ा नहीं था, स्टेटस कोई नहीं था? ना, पहले कोई नहीं था। लेकिन अभी जब मेरे को पहली बार 2.5 की वीजा मिल गई, उसके बाद दूसरी बार एक्सटेंशन के लिए डाल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, समझ गया। आपके पास पहले वीज़ा कोई नहीं था, दूसरी मर्तबा आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दिया हुआ है? हाँ नहीं, मेरे पहली बार मैं जब इस कंट्री में आया तो विजिटर आया था। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही रहा था, ऐसे ही रह नहीं रहा नहीं, था। मैं देखिए फिर एक मैंने सेकंड, मेरा आप ज़रा application सवाल की, सुन फिर लें उन्हें प्लीज़। उन्हें आपके पास 2.5 ईयर्स का लीव टू रिमेन, जो लिमिटेड लीव टू रिमेन होता है, वो वीज़ा था जो आपको अपने हाँ वाइफ और बच्चों के बेसिस पे मिला था, ठीक है? हेलो। हाँ या जी। तो जब वो वीज़ा ख़त्म हो गया, कब कब ख़त्म हो रहा था? वो जून को, मैं जून को 31 को फिनिश हो रहा था। मई 31, ये इस साल? हाँ, या इस साल पे। और उसके ख़त्म होने से पहले आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दिया? हाँ हाँ, मैंने उसके पहले अप्लाई कर दिया। और मुझे अभी अब आप ये मालूम करना चाह रहे हैं कि मेरा आपके पास फिंगरप्रिंट काम भी हो करने की गया। परमिशन है कि नहीं है? या जी देखें, आपका वीज़ा चूंकि ख़त्म होने से पहले आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था, तो आपका हाँ वही वीज़ा, जब तक वो होम ऑफिस इस पे डिसीजन नहीं देता, फैसला नहीं देता, आपका वीज़ा पुराना कंटिन्यू होता है। जो आपके साथ कंडीशंस थी पुराने वीज़े के साथ वही कंटिन्यू होती हैं। अगर आपको काम करने की इजाज़त थी पहले, तो आपको पास अभी भी काम करने की इजाज़त है। आप अपने एम्प्लॉयर को कह सकते हैं कि वो होम ऑफिस से वो जो एम्प्लॉयर हेल्पलाइन है वो डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं होम ऑफिस से। आपका होम ऑफिस रेफरेंस वगैरह जब देंगे आपके एम्प्लॉयर, तो वो उनको बता देंगे कि आपके पास काम करने की परमिशन है या नहीं है। लेकिन जो आपने मुझे बात बताई है उसके हिसाब से आपके पास काम करने की परमिशन है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। Hello. I have a friend who is a Pakistani national, and his wife is a British national. He came here from Pakistan on a fiancé visa, and his wife has started a job. It's only been 1 month, and when he was about to get his visa changed from a fiancé visa to a spouse visa, they went to the window where they give you the decision same day, and the visa was refused because they said that his wife needs to have been working for At least 6 months, yeah. 6 months. Now, because his visa has been refused, does he have a chance of reapplying from here, or does he have to go back to Pakistan and reapply from there? If he reapplies again, what are his chances Okay. of getting the visa? Okay. I mean, as long as his wife fulfills the requirements, what are the chances of him getting the visa again? Taking into account that it's been refused once. Yeah, the fact that it has been refused once does not mean that if he applies again and if his wife satisfies the relevant requirements, then that he would be refused again. It does not mean that if he's been refused once, he would be refused again. Having said that, currently, when his visa was refused, was he given the right of appeal?
I think so, but I'm not sure. Because if he was given the right of appeal and if he appealed against that decision, and if his appeal is still pending, that means essentially that he remains legal. So during this time when he has spent or when his wife has completed her 6 months in her job, then he can withdraw the appeal and submit a new application. The only reason, from what I understand from you, was the only reason that the Home Office refused the application was because his wife was not working for the relevant 6 months. If that's not the case, and he has become an overstayer, then the best thing for him to do is to go back to Pakistan and apply from there. When his wife has completed her 6 months of employment and she has all the relevant documents, he can apply from there. And if he provides with all the relevant information, if he submits all the relevant documents, I don't think so he would be refused again. It would be better though if he can get a detailed advice from a solicitor in person. Thank you very much. नाज़रीन अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो. हेलो. वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. जी कौन सा बोल रहे हैं? सर मलिक बात कर रहा हूँ लंदन से. जी मलिक साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर मैंने जो ना अपना FL और केस अप्लाई किया है यहाँ पे, तो 8 महीने हो गए सर, अभी तक कोई जवाब नहीं आया उनका. तो ये परमिशन लेनी थी कि कितना टाइम और ले सकते हैं. नहीं तो आपने लेटर लिखा था मुझे. जब आपने FLRO की एप्लीकेशन की थी तो उस वक्त क्या आपका स्टेटस था? आपके पास कोई वीज़ा था, नहीं था, क्या सिचुएशन थी? वीज़ा था, मुझे उन्होंने अपील दी थी. तो अपील मेरी विन करने के बाद दोबारा उन्होंने मुझे कोर्ट में बुलाया था होम ऑफिस ने. तो फिर मेरी अपील दोबारा उन्होंने सुनी है मेरे जज ने, तो दोबारा उसने मुझे फिर 3rd टर्मिनल में डाल दिया. मुझे तीसरी बार कोर्ट में बुलाया उन्होंने मुझे दोबारा फिर. नहीं तो आपके हक में फैसला किया था? जी 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 सर, अपील मेरी अलाउड कर दी थी. तो फिर FLRO एप्लीकेशन, अपील अलाउ हो गई थी आपको वीजा, फिर FLRO एप्लीकेशन किस सिलसिले में की थी? सर उन्होंने दोबारा अपील दे दी थी मुझको. दोबारा उन्होंने क्या? दोबारा उन्होंने रिफ्यूज कर दी थी मुझे. जब दोबारा उन्होंने रिफ्यूज किया तो आपने फिर अपील की थी कि नहीं, आपने नई एप्लीकेशन कर दी थी? नई एप्लीकेशन कर दी थी. अच्छा, अभी आपका मसला सिर्फ ये है कि 8 महीने हो गए अभी तक कुछ आया नहीं है कुछ, तो आपके बायोमेट्रिक्स वगैरह हो गए? जी बायोमेट्रिक हो गया सर. हाँ, नॉर्मली देखें 6 महीने का टाइम फ्रेम होता है जिसमें एप्लीकेशन डिसाइड कर लेते हैं. अगर 8 महीने हो गए हैं तो आपको चाहिए कि ज़रा होम ऑफिस को रिमाइंडर वगैरह लिखें, होम ऑफिस को पुश करें. अपने अगर कोई वकील हैं आपके तो उनको भी बोलें, कोई MP वगैरह से भी, अपने लोकल MP से भी रब्ता करें ताकि वो भी होम ऑफिस को लिखें कि इस मामले को जल्दी डिसाइड करें. नॉर्मली 6 महीने के अंदर अंदर डिसीजन दे देते हैं, बाज़ औक़ात ऊपर भी हो जाता है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है. बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो. हेलो. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कौन सा बोल रहे हैं? जी मेरा नाम मोहम्मद दीन है. जी जी मैं मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ. एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे. जी जी बोलिए. जी मैंने इंडेफिनिट लीव पर अप्लाई किया था आफ्टर 6 ईयर डिस्कशनल लीव. जी जी. और वो ये था कि मैं अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल में था और 3 मंथ्स के लिए आई एम ऑन अ व्हील चेयर. प्रॉब्लम ये है कि वो फीस वगैरह चली गई, जो फिंगरप्रिंट्स का लेटर मिला भी नहीं, और मैंने उनको बता दिया कि मैं व्हील चेयर पे मैं तो फिंगरप्रिंट्स नहीं दे सकता. और दूसरी बात है मेडिकली प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली है, ब्रिटिश बच्चे, वाइफ, सब कुछ है, लेकिन अब मैं काम नहीं कर सकता. मैं PIP और दूसरी बात है लाइफ सेविंग ड्रग. अब मुझे फिंगरप्रिंट्स वगैरह का कोई लेटर नहीं मिला. मैंने एक्सेप्शन पे मैंने खुद ही एप्लीकेशन दी थी. जी जी. उनकी मैंने एक्सेप्शन पे उनको बता दिया था कि दीस आर माय सर्कमस्टेंसेस अलोंग विद माय मेडिकल प्रूफ. तो ये पूछना था कि क्या होता है अगर फिंगरप्रिंट्स मैं नहीं जा सकता. देखिए आप फिंगरप्रिंट्स पे, सॉरी, अगर आप फिंगरप्रिंट्स पे नहीं जा सकते, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे कि वो आपको जो है वो किसी और तरीके से आपके फिंगरप्रिंट्स लें. वो मोबाइल टीम्स भी अपने भेजते हैं. अगर कोई
ख़ुद से जाकर फिंगरप्रिंट्स नहीं दे सकता तो मोबाइल टीम भी होम ऑफिस भेज सकती है, या फिर आपको एग्जाम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन वो अगर आप उनको अपनी सिचुएशन आपने बताई है तो उस हिसाब से आपसे वो रब्ता करेंगे। तो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ आपने होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर दिया हुआ है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। वक्फे का टाइम हो गया है, एक वक्फे पे हम जा रहे हैं, आप किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो, मैं हूं जाकिर खान। हम ब्रेक से पहले कॉल्स ले रहे थे, उसी सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी जी, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? मैं सरबजीत बोल रही हूँ। जी जी, बोलिए क्या सवाल है? मुझे पता करना था कि वो जो बच्चों वाला केस है 7 इयर्स वाला, जी जी, तो वो जब अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? देखें, उसमें जब आप वो केस अप्लाई करती हैं तो उसमें यहाँ पे आप लोगों के रहने के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो बच्चा यहाँ पे जो 7 साल हो गया है तो उसके स्कूल के डॉक्यूमेंट्स, उसके स्कूल की तरफ से लेटर कि बच्चा यहाँ पे जब से वो पढ़ रहा है और यहाँ पे सेटल्ड है, यही सारी चीज़ें जो है वो लगानी पड़ती हैं। अगर कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली से लेटर भी ले सकते हैं कि कोई आपके जानने वाले हैं, फैमिलीज़ वगैरह हैं, उनसे भी लेटर्स ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। और मुझे जी सर, मुझे ये भी पता करना था कि जैसे मेरी बेटी का पासपोर्ट नहीं है अभी, तो क्या वो भी चाहिए होता है? पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा पहले या क्या कुछ उसके बारे जी में बेहतर है बताइए। पहले पासपोर्ट बनवा लें, क्योंकि पासपोर्ट मांगते हैं तो पासपोर्ट बनवा के फिर एप्लीकेशन कर दें। और अगर वो पासपोर्ट नहीं बन रहा तो फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन दे के फिर उसके बाद अलावा भी एप्लीकेशन कर सकती हैं उसकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करके। लेकिन बेहतर है अगर पासपोर्ट बन सकता है तो बना के फिर एप्लीकेशन करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? सर उमर बात कर रहा हूँ मानचेस्टर से। जी उमर साहब, बोलिए क्या सवाल है? आप थोड़ी देर पहले तो आपसे बात नहीं हुई? नहीं सर। अच्छा, वो कोई फिर और उमर साहब थे। जी बोलिए। सर मेरे तकरीबन दो क्वेश्चन हैं। मुझे डिस्क्रिप्शन लीव मिली थी जनवरी 2012 में। अच्छा। और मेरी एक्सटेंशन ड्यू थी जनवरी 2015 में, और जनवरी 2015 में मैंने एक्सटेंशन ले ली। अभी मेरे पास ड्यू है इंडेफिनेट जनवरी 2018 में। जनवरी 2018 के 2000 सॉरी नहीं जनवरी 2018 में। अच्छा, जनवरी 2018, ठीक है जी सर। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि एक ये मैं विंडो पे जाके इंडेफिनेट ले सकता हूँ, और दूसरा इसके लिए मुझे लाइफ इन द यूके और इंग्लिश कोर्स करना पड़ेगा? जी, आप विंडो पे जाके ले सकते हैं। और लाइफ इन द यूके और इंग्लिश आपको पुराने रूल्स के तहत 3-3 साल की वो मिली थी ना डिस्क्रिप्शन लीव, तो उसमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइफ इन द यूके के बगैर और इंग्लिश के बगैर भी आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश कोर्स भी नहीं चाहिए होगा, लाइफ इन द यूके भी नहीं चाहिए होगा? जी। और दूसरा सर मेरा क्वेश्चन है कि अभी मेरी रिसेंटली मेरी वाइफ के साथ मेरी सेपरेशन हो गई है 6 मंथ अगो। तो मेरी वाइफ ने होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर दिया कि इसका वीजा जो है कटेल कर दें। तो मुझे होम ऑफिस का लेटर आया था, तो उन्होंने मुझे 1 मंथ की डेडलाइन दी। तो मैंने बच्चों के डॉक्यूमेंट, मेरे टू चिल्ड्रंस हैं, 4 ईयर ओल्ड और 3 ईयर ओल्ड। मैंने डॉक्यूमेंट लगा के तो होम ऑफिस को भेज दिया। तो उनका 5-6 डेज में मुझे लेटर आ गया कि यू स्टिल कैरी ऑन योर लीव, नॉट कर्टेल। तो मेरा डेफिनेट सब ड्यू हुआ। तो अभी फिर मैं अगर पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहूँ या कुछ भी, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? होम ऑफिस का मुझे लेटर आ गया है कि योर लीव नॉट कर्टेल। जी, अगर होम ऑफिस ने आपकी लीव कर्टेल नहीं की तो आपको कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होना चाहिए। जी जी ठीक सर, थैंक यू। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी, मैं रजब बोल रही हूँ, एबरडीन से बात कर रही हूँ। मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, मेरा 4 मंथ का बेबी भी है, उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है।
मेरे हस्बैंड जो है वो पाकिस्तान है, वो अभी यहाँ मूव नहीं हो सकते, उनके पाकिस्तान में कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जी जी। तो वो हमने उनके लिए अप्लाई किया था कि वो 1 महीने के लिए विजिट पे यहाँ पे आके बेबी को देख लें, मुझसे मिल लें, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी है तो मैं पाकिस्तान जा नहीं सकती हूँ जी। तो हम लोगों ने उनके लिए अप्लाई किया, तो उन लोगों ने रिफ्यूजल लेटर भेज दिया, कहा कि आपने, मेरे हस्बैंड ने अप्लाई किया था, मैं चूंकि स्टूडेंट हूँ, मैं काम नहीं करती तो मैं उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकती थी, तो उनके फादर ने उन्हें पैसे दिए और कुछ उनके पास अपने रखे हुए थे कि वो जाएं अच्छे तरीके से जाके एंजॉय कर लें यहाँ पे स्टे। और उन लोगों ने रिफ्यूजल लेटर मेल पे कि आपने एक तो पैसे भी बहुत ज़्यादा डाले हैं और आपने बताया भी नहीं कि कहाँ से आए, क्योंकि आपकी इनकम कम है, और आपने ये भी नहीं प्रूफ किया कि आपकी वाइफ जो है वो वापस पाकिस्तान आके सेटल होंगी। और फिर उन्होंने कहा कि आपने अपने बेटे का प्रॉपर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं भेजा, हम लोगों ने काउंसलर से अटेस्टेड बर्थ सर्टिफिकेट भेजा था। जी जी। तो अब मैं जानना चाह रही थी कि अब मेरे हस्बैंड क्या करें यहाँ आने के लिए, सिर्फ विजिट पर ही हम लोगों ने बुलाना है। देखिए विजिट के लिए जी, विजिट के लिए अगर उनको बुलाना है तो वो ऑप्शन तो खाली विजिट वीज़ा का ही है। अब मसला ये है यहाँ पे कि जब आपके हस्बैंड के केस में, चूँकि आप यहाँ पे ब्रिटिश हैं और यहाँ पे रह रही हैं और आपका बेबी यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली जब आपके हस्बैंड अप्लाई करते हैं वहाँ से, तो ECO जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर है वो इस शक में पड़ सकता है, जिसकी वजह से पहले भी रिफ्यूज़ किया है शायद, कि ऐसा ना हो कि वो यहाँ पे आएँ और वापस ना जाएँ। बाज़ लोग आते हैं और वापस नहीं जाते, तो ये एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है, ख़ास तौर पे जबकि आप यहाँ पे हैं, उनका बच्चा भी यहाँ पे है, वाइफ भी यहाँ पे है, तो क्यों वो जो है वापस जाएंगे। लेकिन बहरहाल अगर वो स्पाउस वीज़े पे नहीं आना चाहते या अभी आप लोगों का प्लान नहीं है, तो फिर दूसरा ऑप्शन तो खाली विज़िट वीज़ा ही है। और जो उन्होंने जो ऑब्जेक्शंस लगाए हैं उसको अगर आप रेक्टिफाई करके या जो उसकी एक्सप्लेनेशन है वो लगा के अगर आप वीज़ा प्रॉपर तरीके से करें, तो शायद उसमें सारा एक्सप्लेन कर दें कि वो जिस तरह आप कह रही हैं कि वो कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से आया, अगर फादर ने दिया है तो फादर की तरफ से लेटर और उनका प्रूफ होना चाहिए उनके पास कहाँ कि उनकी तरफ से आया है और वो क्या बिज़नेस वगैरह करते हैं। तो फिर जो है वो दोबारा से वो आपका केस जो है वो रिव्यू कर सकते हैं एंटी क्लियरेंस ऑफिसर जब नई एप्लीकेशन करते हैं। लेकिन मुझे मुश्किल लगता है कि वो वीज़ा दें, जैसा कि मैंने कहा है, चूँकि आप भी यहाँ पे हैं, उनका बच्चा भी यहाँ पे है, तो वो इस शक में पड़ सकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके हस्बैंड यहाँ पे आएँ और वापस जाए ना। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मैं रिहान बोल रहा हूँ लंदन से। जी रिहान साहब बोलिए, क्या सवाल है? मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे 2016 में, इसी साल में, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिला था। सॉरी 2000? तो 16 में, इसी ईयर में। जी जी। तो जो वो मुझे मिला था उसके साथ एक लेटर आया था। लेटर में लिखा हुआ था कि यू हैव अ क्रिमिनल कन्विक्शन, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए मैं अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने कोई टाइम लिमिट नहीं लिखी हुई थी कि आप इतनी देर बाद कर सकते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं इसको कैसे फाइंड आउट करूंगा कितनी देर बाद मैं जी। आमतौर पे कि लास्ट 10 इयर्स तक वो जाते हैं जब अपने नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं ना, कि लास्ट 10 इयर्स में आपकी किसी किस्म की कोई कन्विक्शंस या किसी इमिग्रेशन कंडीशंस वगैरह को आपने ब्रीच तो नहीं किया, या अगर आपके कन्विक्शन स्पेंट हो गए हैं, उसको इतना टाइम गुजर गया हो, डिपेंडिंग ऑन द क्रिमिनल कन्विक्शन, कि वो अब आपके अगेंस्ट नहीं जाते हैं। वो जब आपको कन्विक्शन मिला होगा, आप वो उस रेलेवेंट कोर्ट से भी पता कर सकते हैं कि कन्विक्शंस जो है इसका टाइम फ्रेम कब ख़त्म होगा, कि नॉर्मली 5-6 साल बाद ख़त्म हो जाते हैं। क्रिमिनल कन्विक्शन के लिए मुझे कोर्ट से पता करना होगा? जी, वो जो रेलेवेंट कोर्ट है, आप या जो सोलिसिटर जिन लोगों ने डील किया होगा उनको मालूम होगा। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी जनाब। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? जी जाकिर साहब, मैं शाह बोल रहा हूँ लंदन से। जी शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। और क्या सवाल है आपका? मैं 14 साल से इस मुल्क में हूँ। 2014 जून में मैं कन्विक्ट हुआ था और मुझे 2.5 साल की सेंटेंस हुई थी और मैंने 24 वीक अंदर प्रिजन डाले थे और मैं दिसंबर 2014 में मुझे डीओ सर्व हुआ था। फरवरी में मुझे बेल मिली और मैं बाहर आ गया था। उन्होंने मुझे अपील राइट्स इन कंट्री नहीं दिया था। फिर हमारा कॉन्फिस्केशन केस पेंडिंग था, तो हम लोगों ने जेआर किया
कि भाई आप हमारा जो डीओ है वो प्री मैच्योर है, आप विड्रॉ कर दो। वो तब से बंद था और होम ऑफिस ने हमें लेटर भेजा कि आप अपना जो जिया है वो विड्रॉ कर लीजिए, हम लोग कंसिडर करेंगे। और उसके साथ उन्होंने कंसर्न लेटर भेजा कि हम आपका तीन मंथ के अंदर आपको कंसिडर करके भेजेंगे। मेरे बैरिस्टर ने उनको मना किया कि नहीं, हमें ये एग्री नहीं है, हमें प्राइवेटली फंडेड है, हमें कॉस्ट भी वापस चाहिए और आपको अपीडाइस इन कंट्री और वो जो डिसीजन है वो लेना पड़ेगा और आपको अपीडाइस इन कंट्री देना पड़ेगा या वर्क राइट भी देना पड़ेगा और या फिर वर्क परमिट माने वर्क वीजा देना पड़ेगा। फिर उनका लेटर आया कि ठीक है, हम लोग आपको 15 सितंबर से पहले आपका डिसीजन हम आपको दे देंगे। आज 13 सितंबर हो गए लेकिन अभी तक कुछ आंसर नहीं आया। मेरा क्वेश्चन आपसे दो है कि मेरी वाइफ ब्रिटिश है, मेरा बेटा ब्रिटिश है जो यहाँ पे बॉर्न हुआ है, 6 साल का है। मेरी वाइफ की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं, वो काउंसलिंग लेती है, वो सेवियर डिप्रेशन में, और मैं 14 साल से लीगल इस कंट्री में हूँ। हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया था, 14 साल से आप लीगल हैं? इंटेंट टू डिपोर्ट बोला था कि भाई मेरा ह्यूमन राइट्स है, फिर भी उन्होंने सर्टिफिकेट 94 भी डाल दिया और मुझे अपीलाइज इन कंट्री नहीं दिया। जी। तो मेरा क्वेश्चन है कि अब उन्होंने बोला है कि वो लोग कंसिडर करेंगे और इतना लंबा खींच रहे, तो आपको क्या लग रहा है कि मुझे हाँ जी देखें, अगर तो आपके सोलिसिटर ने और वो ट्रेजरी सोलिसिटर ने कंसेंट ऑर्डर साइन किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो आपको फिर कंसिडर करेंगे और दोबारा रिफ्यूज़ करते हैं तो आपको इन कंट्री राइट ऑफ अपील देंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर जिस तरह कि मुझे आपकी बातों से ऐसा लगा है कि आपके सोलिसिटर ने उनको कहा था और फिर जब वो अग्री किया उन्होंने तो फिर आपने कंसेंट ऑर्डर साइन किया। तो अगर ऐसी बात है तो फिर अगर वो डिसीजन देते हैं आपको तो फिर वो इन कंट्री राइट ऑफ अपील देंगे। अच्छा ओके जी, थैंक यू जी सर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हाँ जी, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मैं अमित बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे को ILR इसी साल मिला है, इंडेफिनिट लीव, बट मेरी वाइफ टियर 2 पार्टनर वीजा पे है। 6 मंथ्स पहले वो यूके आई थी, उसकी लीव एक्सपायर हो रही है अभी 8 मंथ्स में। मैं जानना चाहता था कि इसका प्रोसेस क्या होता है मेरी वाइफ का वीजा एक्सटेंशन का। देखिए और सेटल जी, आपको टियर 2 की बेसिस पे ILR मिला था? हाँ जी। और आपकी वाइफ को 6 महीने पहले टियर 2 डिपेंडेंट का वीज़ा मिला था ना? हाँ जी। हाँ, तो अभी चूंकि आपको इंडेफिनेट मिल गया तो आपकी वाइफ को स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, स्पाउस ऑफ अ सेटल्ड पर्सन, यानी कि अब आपके पास चूंकि इंडेफिनेट है तो वो स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई करेंगी और उससे स्विच करना पड़ेगा। अभी आप कह रहे हैं कि उनके पास महीना रह गया, तो महीना मतलब वीज़ा ख़त्म होने से पहले ही आपको आपकी वाइफ को अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे 5 ईयर रूट 10 ईयर रूट कुछ दिया हुआ है वेबसाइट पे, तो वो जी आप अगर आपकी इनकम 18,600 पाउंड्स जो है वो है मिनिमम साल की? अभी तो नहीं है। नहीं। अच्छा, अभी नहीं है। और आप लोगों के कोई बच्चे भी हैं? नहीं अभी नहीं है। अच्छा, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मिनिमम आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट 18,000 फाइनेंशियल जो उसकी रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम आपकी इनकम 18,600 पाउंड सालाना होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर मसला हो सकता है। तो मेरा मशवरा यही है कि और अगर नहीं है तो फिर वो उनकी डिस्क्रिप्शन में चला जाता है ना, फिर आपको शायद वो 10 ईयर्स रूट में डाल दें या शायद रिफ्यूज़ कर दें। लेकिन अगर इनकम 18,600 मिनिमम होती है आपकी सालाना तो फिर वो 5 ईयर रूट में जाएंगी। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो हेलो जी, मेरा सवाल है कि am I allowed to work as my visa was curtailed? Hello, can you repeat your question and I was again? given permission from the Home Office to apply for a domestic violence visa. Can you repeat your question again, please? Sorry, I didn't hear you properly. Well, am I allowed to work as my spouse visa was curtailed and I was given permission to apply for a domestic violence visa? So is it possible that I can work? So what you're saying is basically that your spouse visa was curtailed, but you have submitted. And I had already applied for that. So when you applied, when you applied for visa on that basis, on the basis of domestic violence, you had valid leave to remain.
Yeah, I had, yeah. Yeah, so that means you have right to work, because what happens is when you submit the application, and at the time of your application, if you have valid leave and if you have right to work, then that continues. I mean, I don't know, because, as soon as I got my spouse visa, and then, the incident happened, and we were just, I was under all this pressure, and I didn't know that, and I don't have my NI number also, because before I could apply for my NI number, and I already applied for my, the next visa, that is domestic violence visa. But so you had a visa, you had spouse visa at that time. I had it, yeah, I did have If you had a spouse visa at the time of your application on the basis of domestic violence, then you can continue to work. With regards to obviously national insurance number, you will have to contact the relevant department and speak to them, but they normally require the passports or the biometric cards. Because already I have submitted my passport over there. Yeah, so you will have to explain it to them, or you will have to ask the Home Office to provide some sort of confirmation to you, so you can get the national insurance number. थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, एक वक्फे का टाइम हो गया और हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं। आप किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूँ जाकिर खान। हमारे प्रोग्राम के इस हिस्से को ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम रह गया। बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मैं जी मोहसिन बात कर रहा हूँ जी, लंदन से। जी मोहसिन साहब, बोलिए, क्या सवाल है आपका? जनाब, मेरा ऐसा एक इशू हुआ है कि मेरी रिफ्यूज़ हो गया जी वाइफ का वीज़ा। वाइफ का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया? जी जी, उसका रीज़न ये है कि मैं असल में 2008 में मेरी शादी हुई थी पाकिस्तान में, और मैं अपनी वाइफ को लेके आया था जी, ठीक है जी। 2010 में हमारी अलहदगी हो गई और हम वापस चले गए पाकिस्तान में, और मैंने डिवोर्स फाइल कर दी, और 2011 में मेरी डिवोर्स हो गई पाकिस्तान में। अच्छा, ठीक है जी। 2011 में मुझे ब्रिटिश नेशनैलिटी मिल गई, लेकिन जिस वक्त मैंने डिवोर्स दी और डिवोर्स हुई, उस वक्त मैं मतलब पाकिस्तानी सिटीजन था जी। ठीक है। अब क्या हुआ कि जी 3 साल के बाद मुझे असल में पता नहीं था कि वहाँ पे नादरा का डिवोर्स सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ता है। तो मैंने अपनी एक एफिडेविट था डिवोर्स का, वो मैंने सबमिट कराया था अपनी एप्लीकेशन में। 2014 में मैंने अपनी जो सेकंड वाइफ उनसे शादी की। तो उस वक्त जब मैंने अपनी स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया, तो उस वक्त मैंने अपना डिवोर्स का खाली वो दिया था, एफिडेविट दिया था, जो कि गवर्नमेंट का एक वो पेपर होता है, उस पर साइन करके दे दिया था। तो वो मेरा रीज़न था। लेकिन मैंने नादरा का सर्टिफिकेट नहीं जमा कराया था, लेकिन लीगली एवरीथिंग वाज लाइक सब कुछ जो था वो प्रॉपर्ली थ्रू मतलब कोर्ट के थ्रू डिवोर्स की सेटलमेंट होती रही बिफोर 2014। लेकिन एक्चुअली जब मैं मतलब उन्होंने मेरा रिफ्यूज़ कर दिया जब मैंने 2015 में अप्लाई किया अपनी वाइफ के लिए, स्पाउस वीज़े के लिए। जी ठीक है। अब 2015 में उन्होंने रिफ्यूज़ किया इस ग्राउंड्स पर कि वो नहीं समझते कि भाई मैं रेडी था शादी के लिए, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि मैं ब्रिटिश नेशनल था और मुझे एक यहाँ का एब्सोल्यूट डिग्री ऑफ डिवोर्स चाहिए थी। जी देखिए, बात इसमें सिंपल ये है कि जब आपने डिवोर्स अपनी वाइफ को दी, तो उस वक्त आप और आपकी वाइफ जो एक्स वाइफ थी वो कहाँ पे सेटल थे? जिस वक्त डिवोर्स थी उस वक्त वो पाकिस्तान में थी। और आप कहाँ पे थे? आप कहाँ पे सेटल थे? मैं उस वक्त इंग्लैंड में था। अब उसके दो तरीके हैं। अगर आप एक पार्टी जो है वो इंग्लैंड में सेटल्ड है और दूसरी पाकिस्तान में है, तो या तो डिवोर्स यहाँ के कानून के मुताबिक होगी, और या फिर थ्रू प्रॉपर चैनल जो पाकिस्तान का कानून है उस हिसाब से होगी ऑफिशियली। अगर आपने ऑफिशियली कोर्ट के थ्रू और प्रोसीजर के हिसाब से डिवोर्स की है पाकिस्तान में, तो फिर तो वो आम तौर पे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने एफिडेविट जो बता रहे हैं और वो ऑफिशियल वो डिवोर्स जो कोर्ट के थ्रू और सही प्रोसेस के नहीं किया, और नादरा में वो रजिस्टर्ड भी नहीं है डिवोर्स, तो वो फिर एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ये मेरा ख्याल में जो है वो इशू है जो कि आपको प्रॉब्लम हुई है।
अगर ऐसी बात है। और जब आप दूसरी शादी करते हैं तो जब तक आपकी पहली डिवोर्स को एक्सेप्ट ना किया जाए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो अगर आपकी पहली डिवोर्स सही तरीके से लीगल तरीके से नहीं हुई तो आपकी दूसरी डिवोर्स को दूसरी शादी को जो है वो ब्रिटिश हाई कमीशन एंटी क्लियरेंस ऑफिसर जो है वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो आपको चाहिए कि आप पहले अपनी पुरानी डिवोर्स को लीगल तरीके से पहले फाइनलाइज करें और फिर आप जो है वो अपनी जो सेकंड वाइफ है उनके वीज़े के लिए अप्लाई करें और सारा प्रोसेस करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रही है और क्या सवाल है? पूछने हैं जी। तो आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी आवाज़ आ रही है, बड़ी हल्की हल्की लेकिन आ रही है। अच्छा, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ये है कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ और मेरी सैलरी ओवर 30,000 है। मेरी शादी नवंबर में हो रही है एंड मेरा अपना घर भी है और मैं अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर करना चाहती हूँ। अभी मेरा निकाह होना है तो मुझे ये नहीं पता कि मुझे यहाँ से क्या पेपर वर्क सबमिट करना है और मैं कब सबमिट करूंगी और वो वहाँ से क्या पेपर वर्क सबमिट करेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। जी जी। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि मेरी एक फैमिली मेंबर्स हैं पाकिस्तान में, मैं उनको विजिट वीजे पे बुलाना चाहती हूँ, तो क्या मैं उनको सेम टाइम स्पॉन्सर कर सकती हूँ अगर मेरे पास इनफ इनकम है और सेविंग्स हैं? जी देखें, पहले सेकंड क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, वो ज़रा शॉर्ट है। बिल्कुल आप सेम टाइम पे दोनों को स्पॉन्सर कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आपके पास इनफ इनकम सेविंग्स वगैरह सारा कुछ है। जो पहला आपका सवाल था, जब आपकी शादी हो जाती है तो तब आपके हस्बैंड जो है वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। जब वो वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं और वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होती है, वो आप यहाँ भी कर सकती हैं ऑनलाइन, यहाँ पे भी किसी वकील के थ्रू कर सकती हैं, आपके हस्बैंड पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन दोनों जगह सबमिट हो सकती है। डॉक्यूमेंट्स का जो ताल्लुक़ है, जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे सबमिट होंगे। यहाँ पे शेफील्ड में जाते हैं, आपकी 6 मंथ्स की मिनिमम पे स्लिप्स होंगी जो कि आपको सबमिट करनी होंगी। आपकी 6 मंथ्स की कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक स्टेटमेंट्स होंगी लास्ट 6 मंथ्स की। उसके अलावा आपके एम्प्लॉयर का लेटर और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये चीज़ें होंगी। आप के हस्बैंड को इंग्लिश का टेस्ट करना पड़ेगा, A1 जो लेवल है मिनिमम वो रिक्वायरमेंट है। आपका मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा, आप लोगों की शादी के फ़ोटोग्राफ्स, आप लोगों के आपस में अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह है वो चीज़ें होंगी। आपने बताया कि आपका अपना घर है तो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे। यही सारी चीज़ें जो कि सबमिट होती हैं। जो आपके हस्बैंड हैं वो वहाँ से अपना पासपोर्ट और ये इंग्लिश का सर्टिफिकेट और TB सर्टिफिकेट वगैरह वहाँ से सबमिट कर सकते हैं और बाकी के जितने भी रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपसे रिलेटेड हैं वो आप यहाँ पे सबमिट करती हैं। वो सारा जब आप एप्लीकेशन जब सबमिट करती हैं तो वो सारा आपको किसी भी, या तो आप चाहें तो किसी वकील से रब्ता करके और जब सबमिट करेंगे तो वो आपको सारा एक्सप्लेन कर देंगे, या फिर आप ऑनलाइन भी वो सारा आपके पास वो ब्रिटिश हाई कमीशन की वेबसाइट पे आपको मिल जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही है? मैं फजाना बात कर रही हूँ बोल्टन से। जी मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने अपने हस्बैंड का वीज़ा अप्लाई किया, अपने हस्बैंड को इधर बुलाया, अपनी डॉक्टर को भी 2.5 years ago। तो अभी मैंने उनको दोबारा, वो वीज़ा ख़त्म हो गया, अभी दोबारा केस मैंने उनका रखा। आपने अपने हस्बैंड को अपने हस्बैंड को किस वीज़े पे बुलाया? अपने हस्बैंड को स्पाउस वीज़े पे। स्पाउस वीज़े पे यहाँ पे आए हैं? जी जी, वो 2.5 years का था लेकिन वो ख़त्म हो गया। अभी दोबारा हमने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया। 2 months ago अभी दोबारा केस जमा किया हुआ है। जी जी। तो मैंने ये पूछना था कि उनके फिंगरप्रिंट्स हो गए हैं, मेरी बेटी के भी और हस्बैंड के भी, तो कितनी देर लगेगी कि उनका दोबारा रिप्लाईज आने में, और कितना टाइम लगता है? ये आमतौर पे नॉर्मली बिटवीन 3 to 6 months के अंदर एप्लीकेशन का फैसला हो जाता है आमतौर पे। फिंगरप्रिंट्स जो है वो बायोमेट्रिक आपके हस्बैंड के ज़रूर वो होंगे, वो आपको लेटर वगैरह लिखेंगे बायोमेट्रिक के लिए। जी फिंगरप्रिंट्स होंगे। अच्छा जी। और ये भी है कि लाइक उनको इसके बाद भी कुछ और पेपर वर्क चाहिए होता है या कि नहीं, बस वो जो भेज दिए बस वो ही है? देखिए, अगर तो आपने सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो सारा कुछ
भिजवा दिया हुआ है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं भिजवाया हुआ, मुझे तो नहीं पता आपने क्या दिया और क्या नहीं दिया, अगर नहीं भिजवाया तो अगर होम ऑफिस कुछ मज़ीद आपसे मांगना होगा तो वो मांग लेंगे। मैंने 21 किस्म का उनको जो है अपनी तरफ से लेटर दिए हैं। सॉरी, आपने क्या भिजवाया? नाम है और वे स्लिप्स है मेरी और मेरे हस्बैंड की 40 आवर्स की, एवरीथिंग लाइक मैंने अपने वकील के थ्रू भेजा हुआ है। ही इज हैप्पी। ये अगर सारी चीज़ें भिजवाई हैं तो फिर मुझे मेरा नहीं ख्याल कि वो मांगेंगे होम ऑफिस। अगर आपने सारी अपनी रेलेवेंट चीज़ें भिजवाई हैं तो फिर कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जाकिर भाई, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था जी। मैं 2008 में मैं यहाँ पर आया था यूके में एज ए स्टूडेंट। अच्छा। और बाद में मुझे मैंने यहाँ से डिग्री करी, PhD मिल गई और PhD में मुझे अपने बच्चों ने 2012 में ज्वाइन किया। एक वाइफ और 4 चिल्ड्रन थे। बाद में मेरे अभी 2 बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं और मैंने एंटरप्रेन्योर के लिए भी अप्लाई करी, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गया। फिर अपील का राइट भी दिया गया, वो भी नाकाम हो गया। फिर ये था कि आर्टिकल 8 पे मैं एक्सेप्शनल जो सर्कमस्टांसेस थे, मेरा बच्चा उसका जो कार्डियो ऑपरेशन हुआ था, सर्जरी यहाँ पे हुआ थी, तो वो भी रिजेक्ट हो गया। फिर मैंने आखिर में 2014 में मैंने फिर असाइलम क्लेम किया और अनटिल नाउ इस मुल्क में मेरे बच्चों के 4 साल हुए हैं और 2 साल मेरे पूरे हुए असाइलम के। तो वो पूरा सिस्टम तो शुरू है, लेकिन फिर ये था कि मुझे अपील का राइट दिया गया, अपील फिर वो रिजेक्ट किया गया और अभी मुझे अपील का राइट नहीं दिया गया। बहरहाल मैंने उसके लिए जुडिशल रिव्यू भी करी, लेकिन वो भी नाकाम हुआ। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं आगे जा सकूं? देखिए, हम उसमें देखना पड़ेगा कि आपके केस में, फॉर एग्जांपल अगर आपका असाइलम का केस था तो किस बेसिस पे था, आया कोई फ्रेश एप्लीकेशन वगैरह, फर्दर एविडेंस अगर कुछ है तो उसके बेसिस पे हो सकती है, नहीं हो सकती कोई फर्दर रिप्रेजेंटेशन वगैरह। तो ये जब तक कि डॉक्यूमेंट्स देखे ना जाएँ तो उसके लिए, और ख़ास तौर पे आपकी एक हिस्ट्री रही है, काफ़ी एप्लीकेशंस वगैरह रिफ्यूज़ हुई हैं, तो बेहतर ये है कि किसी वकील के पास जाके इसको डिटेल में डिस्कस कर सकें। इस तरह मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा विदाउट नोइंग कि एग्जैक्टली क्या आपके सर्कमस्टांसेस हैं कि जिसकी वजह से आपने असाइलम वगैरह अप्लाई किया, क्या एविडेंस था, क्या इन्फॉर्मेशन थी। विदाउट नोइंग ऑल दैट तो मेरे लिए ज़रा जवाब देना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, आप टीवी का अपना वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें। हेलो 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 जी, हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? सलमान बात कर रहा हूँ। जी सलमान साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर मैंने ये पूछना था, मैंने अबू को बुलाना है फैमिली को, तो वो ओवर 60 उसका एज है। किसकी? तो आपने किसको बुलाना है? अबू को बुलाना है। जी जी। तो उसकी एज जो है वो 60 है, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपने विजिट के लिए बुलाना है या सेटलमेंट के लिए बुलाना है? सेटलमेंट के लिए। देखिए, सेटलमेंट की रिक्वायरमेंट जो है वो बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की रिक्वायरमेंट है और मुश्किल किस्म की रिक्वायरमेंट है, और वो ये है कि आपके जो पेरेंट्स हैं या जिनको भी आप फादर या मदर आप जिनको बुला रहे हैं, तो वो उनकी कंडीशन ऐसी हो कि वो ख़ुद से अपनी लुक आफ्टर ना कर सकते हो, अपने रोज़मर्रा के जो काम है वो ख़ुद नहीं कर सकते, अब जो भी कंडीशन है उस वजह से, और उनके अब पाकिस्तान में उनके लुक आफ्टर करने वाला कोई भी नहीं है। अब ये तो एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, लेकिन आम तौर पे बड़ी डिटेल में जाते हैं ये कि क्यों उनको इवन केयर होम वगैरह वहाँ पे किसी और इस तरह क्यों नहीं कर सकते कि आप, अगर उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो ख़ुद लुक आफ्टर अपने नहीं कर सकते, तो क्या आप यहाँ से किसी को पैसे भेजें और वो उनकी कोई आप केयरर रख लें, कोई मुलाजमा या मुलाजिम रख लें उनकी लुक आफ्टर करने के लिए। तो ये रिक्वायरमेंट तो बड़ी जो मैंने बताई शॉर्ट सी कि ये बेसिक सी है, लेकिन काफ़ी स्ट्रिक्ट इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं होम ऑफिस। बेहतर ये है कि आप किसी वकील के पास जाके अपने सिचुएशन, अपने सर्कमस्टांसेस जो आपके फादर के हैं उस हिसाब से फिर मशवरा लीजिए। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद बोल रहा हूँ लंदन से। जी मोहम्मद साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका?
मैंने मेरे बेटे के ऊपर 7 इयर्स के बेच पे मैंने फाइल रखी हुई थी। तो क्या सॉरी क्या मुझे आज ज़रा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, कोई हेयरिंग का इशू है, आ रहा है जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आप मुझे ज़रा दोबारा रिपीट करें, क्या कह रहे हैं आप? मैंने 7 इयर्स के बेच पे मेरे बेटे के साथ में हमारी फाइल रखी हुई थी। मुझे कोर्ट में मेरा हियरिंग है नेक्स्ट मंथ। जी कितने दिन पहले वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है कोर्ट में, और कोर्ट में क्या सवाल पड़ते हैं? क्या हुआ? कोर्ट में हियरिंग है मेरा नेक्स्ट मंथ। जी, तो कितने दिन पहले आप कह रहे हैं जमा करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स? आमतौर पे 5 वर्किंग डेज पहले डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाने चाहिए कोर्ट में। कोर्ट में 5 डेज वर्किंग पहले। जी। और उसमें क्या क्या सवाल पूछते हैं वैसे? देखिए, सवाल तो अब वो आपके केस के मुताबिक ही, कोई ये नहीं होता कि कोई स्टैंडर्ड सवाल नहीं होते कि हर एक से एक ही किस्म के सवाल होते हैं, तो वो तो आपके केस के से मुताबिक ही आपके सवाल होंगे। तो जब तक वो बेहतर ये है कि अगर आपके जो वकील हैं वो उनसे आप इस सिलसिले में मशवरा कर लीजिएगा क्या सवाल पूछते हैं, ताकि वो सही तरीके से आपको गाइड कर सकें। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का मुझे बताया जा रहा है कि वक्त ख़त्म हो गया है, तो इसलिए मज़ीद कॉल्स हम आज नहीं ले सकते। जिन लोगों से बात नहीं हो सकी, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे अगले हफ्ते इसी टाइम पे, यानी कि ट्यूसडे शाम 6 बजे वीनस टीवी पे दोबारा मुलाकात होगी। अगर इस दौरान आप रब्ता करना चाहें तो तब भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।